क्या आपने सोचा है कि इलेक्ट्रॉन एटम के चारों ओर घूमते रहते हैं? तो क्या वो किसी डायरेक्शन में जा सकते हैं या उनके पास एक कोई पर्टिकुलर पाथ होता है? तो आज हम यही जानेंगे कि बोर मॉडल ऑफ एटम, जिसे नील्स बोर ने 1913 में डिस्क्राइब किया था। लेकिन उससे पहले जरा आप ये सोचो कि बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल क्यों दिया था उसमें? क्या ऐसी कमी रह गई थी रदरफोर्ड के मॉडल में जो उन्हें ये मॉडल देना पड़ा अपना? तो देखिए, जब रदरफोर्ड ने ये बोल दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर राउंड करते रहते हैं, जैसे प्लेनेट राउंड करता रहता है अपने सन के चारों ओर, इसी तरीके से जो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। लेकिन इन्होंने एक बात बोली थी कि जिस समय वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अपने न्यूक्लियस के चारों ओर, तो उस समय वो अपनी एनर्जी को एमिट करते हैं, निकालते रहते हैं। तो उन्होंने ये बात तो बिल्कुल गलत बोली, क्योंकि अगर उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं कि वो एमिट करते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को तो फिर घूमते घूमते अपनी एनर्जी एमिट कर देनी चाहिए और एमिट करते करते उसे न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। अगर ऐसा होगा तो कोई एटम ही नहीं होगा, उसका कोई एटम, हमारे जो मैटर है पूरे ब्रह्मांड में, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, कोई दिखाई ही नहीं देगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये बात वो डिस्क्राइब ठीक से नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसीलिए बोहर ने अपना एक मॉडल दिया। लेकिन एक अच्छी बात हुई कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्क्राइब कर लिया था, न्यूक्लियस को ढूंढ लिया था। तो आगे बस न्यूक्लियस तो मिल गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन को वो ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर पाए कि वो किस तरीके से उसमें न्यूक्लियस के चारों ओर राउंड करते रहते हैं। तो हमारा जो बोर मॉडल था, उन्होंने इस समस्या का समाधान करा, और इस समस्या को समाधान करने पर उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए यहाँ पर हमारा एटम मान लीजिए, और एटम के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। ये तो रदरफोर्ड ने ही बोल दिया था, लेकिन रदरफोर्ड ने बस एक बात बोली थी कि ये अपनी एनर्जी को एमिट करता रहता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा अगर होता तो फिर वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरने का मतलब है कि उसका खत्म हो जाना, फिनिश हो जाना, और कोई भी मैटर पूरी तरीके से फिनिश तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये बात जब उन्होंने गलत साबित हो गई, नील्स बोर ने अपना मॉडल दिया, उन्होंने एक बात बोली कि जो हमारा एटम है, उस जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, वो इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में राउंड करता रहता है, अपने अपनी ऑर्बिट में। यानी उसका भी एक एनर्जी लेवल होता है, हर ऑर्बिट का अपना एक एनर्जी लेवल होता है। अगर उस एनर्जी लेवल से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया उसने एनर्जी को, किसी भी इलेक्ट्रॉन ने, तो वो क्या करेगा? अपने नेक्स्ट वाली ऑर्बिट में आ जाएगा। और अगर उसने एमिट कर दिया और उसका एनर्जी लेवल कम हो गया, एनर्जी उसकी कम हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो फिर वो नीचे वाली ऑर्बिट में राउंड कर जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने फिक्स ऑर्बिट में राउंड करता रहता है, और फिक्स ऑर्बिट में राउंड करने की वजह से ही वो अपनी एनर्जी को एमिट नहीं करता है। एमिट करता है ये एब्जॉर्ब करता है। जब वो एब्जॉर्ब करता है तो नेक्स्ट ऑर्बिट में राउंड करता है, और जब वो एमिट करता है तो वो नीचे वाले ऑर्बिट में आ जाता है। लेकिन जब वो अपने ही ऑर्बिट में मूव करता है, तो क्योंकि इसकी हर ऑर्बिट की अपना एनर्जी लेवल होता है, इसीलिए वो अपनी उसी एनर्जी लेवल से, जब तक उसका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल वही रहेगा, तब तक वो उसी एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में राउंड करता रहेगा, और वो न्यूक्लियस में जाकर गिरेगा भी नहीं। बोर ने अपने इन ऑर्बिट का नाम जानते हो क्या रखा था? जो फर्स्ट वाला शेल है, इनको शेल बोला उन्होंने। फर्स्ट वाले शेल का भी नाम रख दिया कि ये के शेल है, नेक्स्ट वाला एल शेल है, उससे नेक्स्ट वाला एम शेल है, ये एन शेल है। और इनको ये भी बोल सकते हैं कि n=1 है, n=2 है, n=3 है, n=4 है। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि देखो, के शेल n=1, एल शेल n=2, एम शेल n=3, एन शेल n=4, और ये आपको यहाँ पर न्यूक्लियस दिखाया है। तो इस तरीके से बोर ने अपने 3 पॉइंट्स को रखा। फर्स्ट पॉइंट रखा उन्होंने बोला कि जो हमारा शेल होता है उसकी फिक्स ऑर्बिट होती है, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रॉन, अगर वो कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी अपने ऑर्बिट में मोशन करता है, मूव करता है, तो वो फिक्स ऑर्बिट पे ही मूव कर पाता है। अगर वो एमिट करता है अपनी एनर्जी को, तो क्या करेगा? वो नीचे वाले शेल में आ जाएगा, और अगर वो एब्जॉर्ब करेगा तो वो ऊपर वाले शेल में शिफ्ट हो जाता है, और फिर वो वहां पर राउंड करता है। नेक्स्ट उन्होंने ये बात बोली कि एवरी शेल हैव ऑन एनर्जी। जो शेल होता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि जो शेल होते हैं, उसकी सबकी अपनी अपनी एनर्जी लेवल होता है, और उसका एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स होता है। उस शेल का एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स होता है। तो
तो बोर मॉडल ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को तो सही से समझा दिया, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट्स है जैसे हीलियम है, लिथियम है, इनके लिए ये काम नहीं करा। लेकिन एक्सपेरिमेंट तो होते रहे। अब आए एक्सपेरिमेंट करते करते क्वांटम मैकेनिक्स आए। उन्होंने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको वेव फॉर्म में माना और पार्टिकल फॉर्म में माना। उन्होंने कहा कि ये वेव फॉर्म में भी वर्क करता है हमारा इलेक्ट्रॉन, और पार्टिकल फॉर्म में भी वर्क करता है। तो बोर मॉडल के इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या सोच सकते हो आपकी, क्या कंक्लूजन निकल सकता है? तो देखो, जैसे बोर मॉडल ने क्या समझा दिया भाई, उनकी इस थ्योरी से, इस एक्सपेरिमेंट से एटम के बारे में क्रांति तो ला दी, रिवोल्यूशन तो ला दिया, भले ही वो पूरी तरह से सही नहीं था, इसमें क्वांटम मैकेनिक्स के लिए रास्ता तो खोल ही दिया ना। तो अब इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूट्रॉन का। क्या होते हैं न्यूट्रॉन, इसके बारे में जाने। इन 1932 जे चैडविक डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल। जे चैडविक ने डिस्कवर किया था एक सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका नाम था न्यूट्रॉन। इसके ऊपर विच हैज नो चार्ज एंड नो मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। इसके ऊपर ना तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ना इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका मास भी नहीं होता प्रोटॉन के इक्वल। इट वॉज इवेंचुअली नेम एज न्यूट्रॉन। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, न्यूट्रॉन, क्योंकि ना तो इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है ना कोई नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल रहता है। तो न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स। जितने भी एटम्स है ना, उन सभी में तो न्यूक्लियस मिलता ही है। अब उस न्यूक्लियस के अंदर हमारा न्यूट्रॉन भी मिलता है, प्रेजेंट होता है, और प्रोटॉन तो है ही प्रेजेंट, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। यहाँ पर ये बात मेन है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं मिलते, केवल प्रोटॉन होते हैं। इन जनरल ए न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंट एज एन। जनरली हम न्यूट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। द मास ऑफ एन atom is therefore given by the sum of masses of proton and neutron present in the nucleus। तो अगर हम एटम का मास बोलेंगे तो एटम का मास किसके इक्वल होगा, जो न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है और हमें पता चला कि न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है, उन दोनों को आप सम कर दो तो हमारे पूरे एटम का मास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे न्यूट्रॉन्स थे। तो चलो अभी हम जानते हैं कि कुछ इसकी क्वालिटी भी होंगी न्यूट्रॉन की। क्या क्या क्वालिटी होंगी, तो जो मास होता है न्यूट्रॉन का वो 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg के इक्वल होता है। इसके ऊपर चार्ज तो कुछ होता नहीं है, तो आप पढ़ चुके हो कि ना तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना ये निगेटिव चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, जैसे न्यूट्रल होता है ना, तो इसका नाम भी रख दिया न्यूट्रॉन, उसी के बेस पर। ठीक है, दूसरी बात इसमें यह है ओनली इन न्यूक्लियस, ये केवल न्यूक्लियस में ही मिलता है, यह एटम के किसी भी पार्ट में नहीं मिलेगा आपको, ये न्यूक्लियस में ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है स्टेबिलिटी। देखिए ये बात यहाँ पर नहीं जानेंगे आप कि जो न्यूट्रॉन है वो सिर्फ जो न्यूक्लियस है उसी में तो पाया जाता है और उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखने में हेल्प भी करता है। अगर ये स्टेबिलिटी ना बनाए किसी भी न्यूक्लियस की, किसी भी एटम की, तो क्या होगा, हमारा जो एटम है वो बिखर जाएगा। न्यूट्रॉन फ्यूजन में भी ये वर्क करता है। अगर ये फ्यूजन में वर्क ना करे तो हमारा जो यूरेनियम है ना, ये कभी भी इसमें से एनर्जी एमिट ही ना हो। सोचो अगर नाभिक में यानी न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन होते तो वो एक दूसरे को धक्का देते रहते और जो एटम है वो बिखर जाता, लेकिन न्यूट्रॉन नाभिक को यानी न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद करता है। ये आप नई बात जानेंगे। अब आपको ये पता चल गया होगा कि जो न्यूट्रॉन है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है परमाणु में, यानी एटम में वो स्टेबिलिटी तो बनाए रखता है, बल और भी काम करता है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, की जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका, ये हम जानेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, और हमारे चैनल पूनम स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच।